हाय गाइस, वेलकम टू यूपीएससीएच। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बढ़ क्यों रहे हैं। जब इकोनॉमी हमारी डाउन चल रही है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 1991 से भी बदतर चल रहा है, तब भी इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ क्यों रहे हैं। तो जैसा कि अभी रिपोर्ट्स आए हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच गए हैं। यानी कि अभी इंडिया के पास 534.568 बिलियन डॉलर्स जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, और एक ही वीक में 11.938 बिलियन का उछाल देखने को मिला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उछाल है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक ऑल टाइम लेवल हाई पे पहुंच गए हैं। तो इसका यूज क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का? बेसिकली इसका यूज आरबीआई करती है जब रुपी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन मैनेज करने के लिए। उसको एक डर्टी फ्लोट टेक्निक भी बोला जाता है, जो आरबीआई यूज करती है। समझो रुपी इज एप्रिशिएटिंग, यानी कि रुपी की वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर ज्यादा हो गई है, तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में रुपी सेल कर देगी और डॉलर बाय कर लेगी। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, उससे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, एट दैट टाइम आरबीआई क्या करेगी, इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सेस रुपी है वो बाय कर लेगी, वो अपने पास ले लेगी और डॉलर जो है सेल कर देगी। तो ये डर्टी फ्लोट टेक्निक जो है आरबीआई की, ये इस फॉरेक्स रिजर्व से होती है। तो अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इंडिया की फॉरेक्स सिचुएशन 1991 में क्या थी। तो हिस्टोरिकल सिचुएशन ये है कि जब 1991 का एक फॉरेक्स क्राइसिस आया था, एट दैट टाइम अपने पास सिर्फ 5.8 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे। और अब कितने है हमारे पास? तो हमारे पास अभी 534 बिलियन है, और एट दैट टाइम हमारे पास कितने थे? 5.8 बिलियन डॉलर, सिर्फ इतने ही बचे थे। तो क्या करना पड़ा, आरबीआई ने सीक्रेटली गोल्ड सेल करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इकट्ठा किए थे। तो इस बदतर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आते हैं मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करके एक इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया। एंड तब से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हो कि अभी ये 2000 से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक ऑल टाइम लेवल हाई पे पहुंच गए हैं, मोर देन 500 बिलियन डॉलर्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बेसिस क्या हुआ है? तो इसका बेसिक्स ये है कि इसके कंपोनेंट हमें देखने पड़ेंगे पहले। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये जो है मोस्ट लिक्विड पार्ट है इसका, यानी कि जो आरबीआई का पैसा दूसरे देशों की सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है, एंड आरबीआई के पास जो यूएस डॉलर के टर्म्स में जो कोई भी पैसा है, ये फॉरेन करेंसी एसेट्स में आता है। एंड आपको ये याद रखना है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है, इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। इट कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड एज अ एमसीक्यू। अभी ये नेक्स्ट कंपोनेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो है गोल्ड। एंड रिजर्व बैंक जो है अपने पास एज अ गारंटी ये गोल्ड खुद के पास रखती है टू गिव कॉन्फिडेंस टू नोट होल्डर्स। तीसरा कंपोनेंट जो है इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स का है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक आर्टिफिशियल करेंसी है, आईएमएफ ने क्रिएट की है। तो ये भी एक कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है। एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है वो रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन का है। जब कोई कंट्री आईएमएफ की मेंबर बनती है, आईएमएफ एक कोटा असाइन करती है उस कंट्री को। उसमें क्या होता है कि कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूशन जो है हार्ड करेंसीज के टर्म्स में करना पड़ता है, जैसे कि डॉलर हो गया, रेनमिनबी हो गया या येन हो गया। तो इन करेंसीज में कंट्री को पेमेंट करनी पड़ती है, एंड कुछ पोर्शन ऑफ कोटा जो है वो कंट्रीज अपने खुद के करेंसी में भी पे कर सकती है। तो ये रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन एक रिजर्व होता है कि इमरजेंसी में अगर कुछ क्राइसिस आ जाए तब कंट्रीज इसको यूटिलाइज कर सकती है। तो इस पे कोई फी वगैरह कुछ लगती नहीं। जब कंट्री को यूटिलाइज करना होता है क्राइसिस टाइम में, तो कंट्रीज इसको यूटिलाइज कर सकती है। एंड अभी जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो ट्रेंड है वो कैसा है ये देखेंगे। जब सितंबर 2019 को
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो उसमें एक बहुत ही शार्प कट अनाउंस किया था। तब से जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ना चालू हो गए और 10 मंथ के पीरियड में यानी कि सितंबर 2019 और जुलाई 2020 इस 10 महीने के पीरियड में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 100 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गए। तो 100 बिलियन का एक उछाल जो है इस 10 महीने के पीरियड में देखने को मिल गया। एंड अभी जो है इंडिया इज द 5th इन ग्लोबल रैंकिंग बिहाइंड चाइना, यानी कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो है डॉलर के टर्म्स में 3290 बिलियन 298 बिलियन, और जापान के पास 1383 बिलियन। तो जापान सेकेंड नंबर पे है, स्विट्जरलैंड जो है वो थर्ड नंबर पे है, एंड रशिया जो है वो फोर्थ नंबर पे है, और इंडिया जो है वो 5th नंबर पे है। तो ये रैंकिंग भी पूछी जा सकती है, तो रैंकिंग भी याद होनी चाहिए। अब ये हुआ क्यों? इसका पहला रीजन तो ये है कि एफपीआई इनफ्लोज, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ये बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, ये फायदा देख के कंट्री में एंट्री मारते हैं और अगर कोई क्राइसिस चल रहा है तो वो निकल भी जाते हैं। अब जो कोविड का जो पैंडेमिक शुरू हुआ तब ये निकल भी गए थे और आ भी गए, तो इनका आना जाना चला रहता है, तो इसलिए इनको एफपीआई इसको हॉट मनी बोला जाता है। अभी एज पर आरबीआई between April and December 2019, FPIs pumped 15.1 बिलियन। अप्रैल टू दिसंबर 2019 के पीरियड में जो है FPIs ने 15.1 बिलियन जो है पुटअप किया इंडियन मार्केट में। वैसे वो उन्होंने मार्च में 14 बिलियन निकाल भी लिया था, बट ये जो हॉट मनी है ये एक फैक्टर है, बता रहे हैं कि ये एक कारण हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने का। सेकेंड जो फैक्टर है तो डीप इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, कोविड के आने से पहले ही क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत डाउन चल रहे थे। जो 70 पर बैरल $60 या $70 पर बैरल जो रेट चल रहा था वो अभी गिर के $20 पर बैरल हो गया था। तो इसकी वजह से भी इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल था वो बहुत कम हो गया था, तो ये एक फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड थर्ड जो फैक्टर है हमारा वो इंपोर्ट सेविंग्स का है। अगर लॉकडाउन है तो जो हमारे इंपोर्ट्स है वो बहुत ही कम हो गए हैं, एंड जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी इम्पैक्ट हुआ है। इसकी वजह से जो है हमारे इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो गए हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बच गए। एंड फोर्थ कंपोनेंट जो है या फोर्थ फैक्टर जो है वो है एफडीआई इनफ्लोज का। 1 लाख करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट की है ग्लोबल टेक जायंट्स ने। जैसे कि अभी हमने देखा कि फेसबुक एंड जियो की जो डील हुई है, तो फेसबुक ने बहुत सारा पैसा जो है जियो में इन्वेस्ट किया है। एंड फिर जो है ये गोल्ड के इंपोर्ट्स में बहुत सारा एक डीप देखने को मिला है, क्योंकि अभी मैरिज फैमिली फंक्शंस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये गोल्ड इंपोर्ट्स में बहुत ही कमी देखी गई है। तो गोल्ड इंपोर्ट बिल बहुत हाई रहते थे, तो ये फिफ्थ फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो अगर आरबीआई के पास ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा तो आरबीआई को जो रिस्क है कोई भी वो कम होगा। एंड फिर भी इस पे भी डिबेट है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने कितने चाहिए, और अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है फिर भी हमारे रुपी की वैल्यू बढ़ क्यों नहीं रही है? तो हमारा ये मेन एक पॉइंट है कि व्हाई देयर इज नो एप्रिसिएशन ऑफ रुपी इवन व्हेन वी हैव सो मच ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व होने के बाद भी रुपी एप्रिशिएट कर क्यों नहीं रहा है, ये एक कंसर्न है। तो इसका कारण ये आरबीआई ने क्या किया कि $9 बिलियन जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स ये जो है बाय कर लिया और हमारा रुपी जो है इंटरनेशनल मार्केट में पुट कर दिया। तो क्या किया आरबीआई ने? बेसिकली रुपी का जो एप्रिसिएशन है वो रोक दिया। कैसे? डॉलर ज़्यादा बाय कर लो इंटरनेशनल मार्केट से और रुपी उसमें डाल दो। तो ये बैलेंस कर रही है आरबीआई, और आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो रिकवरी अगर हो नहीं पाती है तो ये जो एफपीआई इन्वेस्टर जो है ना, ये उनका कोई ईमान नहीं होता, वो
अगर प्रॉफिट अगर दिख नहीं रहा है तो वो निकल भी जा सकते हैं। इसलिए आरबीआई वर्स्ट के सिनेरियो इमेजिन करके ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो एक्यूमुलेट कर रही है, यानी कि अपने पास ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेशन आरबीआई का चल रहा है। तो ये जो द मॉप अप इज अ साइन दैट आरबीआई सीज द इनफ्लोज एज टेम्पररी। आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी पैसा आ रहा है इंडिया में वो एक टेम्पररी है, अगर ग्रोथ अगर रिस्टोर नहीं हो पाई तो वो पैसा निकल भी जा सकता है, इसलिए आरबीआई कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो ये था हमारा एनालिसिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम करंट अफेयर्स के अपडेट एंड एमसीक्यूज डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।